व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, इंटर करते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बिल्कुल आप सामान्य तौर पे इसको लेकर के चलें अगर, तो उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन क्या है, उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन क्या है, तो उसी बात को ये आज का हम लोगों का टॉपिक सॉल्व करेगा, और जिसको आप नाम देते हैं मैट्रिमोनियल रिलीफ। कि अगर उन दोनों व्यक्तियों यानी जिनको आप हस्बैंड एंड वाइफ कह रहे हैं, स्पाउस कह रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को लेकर के आज का टॉपिक हम लोगों का है मैट्रिमोनियल रिलीफ, यानी वैवाहिक उपचार क्या क्या आपको मिल सकते हैं। पवन सर, एक छोटी सी इन रिक्वेस्ट थी सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी हाँ सर। हाँ हिंदू मैरिज एक्ट हाँ में चाहे 55 का हो चाहे पहला स्पीच हाँ नहीं है, वो मोमेडियन में है, तो कॉन्टेक्ट वर्ड प्लीज मत यूज करिएगा सर, तो वो सेंटीमेंट को हर्ट करता है सब। कोई इशू नहीं है, ये आपकी भावनाओं का मैं आदर करूंगा, और लेकिन लेकिन आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नेचर क्या है आज का, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर मैरिज की बात की जाए तो इसका नेचर क्या है। तो नेचर की जब आप बात करेंगे तो अब आप इसको 100% सक्रमेंट नहीं कह सकते, संस्कार नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंसेंट की बात आ गई तो कंसेंट आते ही ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो लीगली लिखते समय आपको आंसर राइटिंग के समय ये बातें यूज करनी है, बाकी आप मेंटली, मैं भी यही मानता हूं कि वो 100% सेक्रामेंट है और पूरे जीवन जन जन्मांतर का संबंध है, इस फीलिंग से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि आपको जब कहीं आंसर करना है और लीगली आंसर करना है तो आपको कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि कंसेंट को लेकर के हम इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इंडिकेशन इसका हम पा रहे हैं, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। बाकी और मैं आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छी बात भी है अगर आपके अंदर ये भाव है तो चलिए मैट्रिमोनियल रिलीफ की बात अगर की जाए तो इसमें कुल 4 तरह की रिलीफ की बात की गई है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पहली रिलीफ, सेकेंड रिलीफ जो है वो जुडिशियल सेपरेशन की बात करती है, और तीसरी रिलीफ है नलिटी ऑफ मैरिज, और चौथी रिलीफ है डिवोर्स। तो जो थर्ड रिलीफ है नलिटी ऑफ मैरिज, इसकी चर्चा हम लोगों ने मैरिज के साथ कर ली थी, यानी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, मेन टॉपिक है जो मैट्रिमोनियल रिलीफ, और उसके अंदर जो सब टॉपिक होंगे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स। तो अब सबसे पहले तीनों का अलग अलग हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, इसका मतलब है कि अगर किन्हीं रीजन से, किन्हीं कारणों से आप में बिखराव है, आप में अलगाव है या दूरी बन गई है किन्हीं कारणों से, तो आपको एक साथ करने की, फिर से आपको ज्वाइन करने की बात की जा रही है, तो इसी का नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। और दूसरा है जुडिशियल सेपरेशन, इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है तो जुडिशियली या लीगली आपको अलग अलग रहने को परमिट कर दिया जाता है, आपको परमिशन दे दी जाती है कि हाँ ठीक है अब आप अलग अलग रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैरिज की बात करें तो मैरिज एक बाउंड है, उस बाउंड में आपको एक साथ रहना है, ये मैंडेटरी है आपके लिए, जब तक कि आप कोई रीजनेबल ग्राउंड ना बताएं अलग रहने का, तब तक आप बाउंड हैं एक साथ रहने के लिए। तो उसी एक साथ रहने को जुडिशियली अब आपको अलग रहने की परमिशन दे दी जा रही है, तो उसी को आप कह रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन। और तीसरा मामला यह है कि अगर आपके दोनों स्पाउस के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच एक साथ रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है, पूरी लाइफ के लिए आपने डिसाइड कर लिया, या ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सरकमस्टांस अराइज हो गई कि अब एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसका नाम है डिवोर्स। यानी अब आपका जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, वो लीगली पूरी तरह से द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको आप कह रहे हैं डिवोर्स। यानी जो पहली सिचुएशन है वहां आपने अपना जो रिलेशन है खराब कर लिया है, बाउंड आपके अच्छे नहीं है, आप साथ नहीं, सॉरी किसी कारणों से आप साथ नहीं रह रहे हैं, तो आपको एक साथ लाने की बात हो रही है। दूसरे टॉपिक में जुडिशियल सेपरेशन में आपको लीगली अलग रहने की परमिशन दी जा रही है, अलग करने की बात की जा रही है। और तीसरा है पूरा रिलेशन ही आपका समाप्त करने की बात हो रही है। तो अब इन दृष्टिकोण से, इस अप्रोच से आपको तीनों को अलग अलग समझना है। तो सबसे पहले बात की जाए, सॉरी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इसके एसेंशियल्स की बात की जाए, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की जाए, तो और उसके पहले इसको किस सेक्शन में बताया गया, तो सेक्शन 9, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9,
रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात करता है, और वहां पे इसके एसेंशियल्स की बात की जाए तो क्या क्या है, आइदर द हस्बैंड और वाइफ, इस वर्डिंग का ये मतलब हुआ कि हस्बैंड या वाइफ किसी की भी तरफ से पिटिशन आ सकती है। और पिटिशन मेरे कहने का मतलब है, जब भी मैं पिटिशन वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब एप्लीकेशन से है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है या पूरे जो आपके 4 एक्ट हैं वो पिटिशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इसका 2 अर्थ है। एक तो ये कि एप्लीकेशन की बात हो रही है, सूट की बात नहीं हो रही है। यानी एक बात निगेटिव वे में, एक बात पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिवली देखें आप तो हम कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं एप्लीकेशन को, और निगेटिव वे में देखें आप तो ये सूट को डिनोट नहीं करता है। तो ये सूट से अलग बात कर रहा है और पिटिशन की बात कर रहा है। तो पिटिशन जो आ सकती है वो हस्बैंड की तरफ से भी आ सकती है या वाइफ की तरफ से आ सकती है। जो भी अपने को एग्रीव्ड फील कर रहा हो, जो भी अपने को विक्टिम फील कर रहा हो, वो एप्लीकेशन लेके आ सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। अब दूसरी बात जो होगी, दूसरा एलिमेंट इसका है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। अभी पूरे को एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, फिर सबको एक अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सक्यूज में सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, इसमें जैसे आपने बताया पिटिशन और सूट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? बेसिक डिफरेंस ये है कि सूट में कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और स्पेशल फॉर्मेलिटीज का मतलब कि सबसे पहली जो बात होगी कि प्लेंट आएगा, किसी भी सूट में प्लेंट आएगा, और फिर उस प्लेंट का जो जवाब आएगा वो रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से आएगा। और ये एक तरह की फॉर्मेलिटीज है जो बहुत सी टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी बातों को इन्वॉल्व करता है अपने आप में। और एप्लीकेशन की आप बात करें, पिटिशन की बात करें, तो इसमें फॉर्मेलिटीज कम होती हैं, टेक्निकलिटीज कम होती हैं। ये मतलब इजी वे है कोर्ट को अप्रोच करने का, ये आप कह सकते हैं। लीगल सैंक्टिटी है उसकी भी, पिटिशन की भी? सॉरी, लीगल सैंक्टिटी तो होगी ना वो भी, क्योंकि सेक्शन 9 बिल्कुल। ऑफ अगर हिंदू लॉ लीगल हो रहा सैंक्टिटी है। नहीं होती तो फिर आपका एक्ट क्यों कह रहा होता है कि पिटिशन आपको लेके आना है? ठीक है, तो ठीक है सर। बिल्कुल उसकी वैल्यू है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा रखा गया कि जैसे मैंने कहा कि टेक्निक के बिहाफ पे आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, तो यहाँ इजी एक्सेस दिया गया कोर्ट का। तो यहाँ जी, सूट जी। की बात ना करके पिटिशन की बात कर दी गई, यानी एप्लीकेशन की बात की गई कि सिंपल वे में आप आएंगे और एक एप्लीकेशन लगा देंगे, आपकी बात जो है सुनी जाएगी और आपका मैटर को डिसाइड किया जाएगा। सिंपल इसका ही रीजन है। गॉट इट सर, थैंक यू सर। अब पिटीशन इसके और एप्लीकेशन एक ही बात हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल एक बात है। तो अब जो मतलब यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के लिए, बाकी एकदम टेक्निकलिटीज में आप जाएंगे, बिल्कुल वो जो कहा जाता है कि बाल की खाल निकालेंगे, तो थोड़ा डिफरेंस आपको फील होगा, लेकिन मेन जो यहाँ के लिए एप्लीकेशन इक्वल टू पिटिशन। ओके। अब जो बात हो रही थी कि एसेंशियल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, तो सबसे पहली बात कही गई कि इस एप्लीकेशन को या इस पिटीशन को हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई लेके आ सकता है। दूसरी बात कही जा रही है कि विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। तो क्या विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज? विदड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, यानी अपनी सोसाइटी से अपने आप को अलग करना। नेक्स्ट एलिमेंट, एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो जो एग्रीव्ड पार्टी, जैसा कि मैंने कहा, विक्टिम जो अपने को फील कर रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करेगा, एक एप्लीकेशन लेके आएगा। और कहाँ लेके आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और किस रूप में लेके आएगा? बाई पिटीशन, यानी वही एप्लीकेशन के थ्रू आएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब इस एप्लीकेशन के आने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई है उस एप्लीकेशन के स्टेटमेंट से, तो फिर वो एक ऑर्डर इशू करेगा। किस बात के लिए? कि दोनों पार्टीज एक साथ रहें, अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को जिए सही तरीके से। और इस तरह के मैटर में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो व्यक्ति अपनी सोसाइटी को विड्रॉ करता है वो इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ वो रीजनेबल काज की वजह से ऐसा कर रहा है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करें अगर, सर ये तो सब बर्डन का क्या बताया आपने? कट गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर लाई करेगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाई करेगा किसके ऊपर? जो अपनी सोसाइटी को विड्रॉ करता है, जो दूर रहता है। यानी मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दिल्ली में मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, गाजियाबाद में मोटा में रह रहे हैं, तो किसी कारण से जो है पत्नी दूर चली जाती है, वो कहाँ चली गई? मद्रास चली गई। हस्बैंड जो है वो मुंबई चला गया। तो जो व्यक्ति बाहर जाएगा, दूर जाएगा, वो ये बताएगा कि मैं किस रीजन से वहां गया था, यानी जॉब के लिए गया था, बिजनेस के सिलसिले में गया था, या किस वजह से गया था, वजह उसको बतानी पड़ेगी। इसी बात को आप कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। अब सर ये पहले पॉइंट
सर हाँ। ये अप्लीकेंट को भी अप्रूव करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अप्लीकेंट की बात नहीं हो रही। अप्लीकेंट तो एग्रीव्ड पार्टी है ना, वो तो जा रहा है कोर्ट के पास कि हाँ मेरी फला मेरे स्पाउस ने मेरे से सोसाइटी विड्रॉ कर ली है। तो जिसने विड्रॉ की हुई है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने किस वजह से विड्रॉ की है, ये सर बात कही है। प्लीज टॉपिक बता दीजिए, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, बहुत लेट ज्वाइन किया हूँ। वो कोई नहीं, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो जो पीछे हम लोगों ने टॉपिक किया था मैरिज, उसी सर। मैरिज से रिलेटेड टॉपिक है मैट्रिमोनियल रिलीफ, यानी उस मैरिज के रिगार्डिंग आपको रिलीफ क्या क्या मिल सकती है। तो उसी में 3 रिलीफ की बात हम लोग कर रहे हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दूसरा जुडिशियल सेपरेशन और तीसरा डिवोर्स। तो उसी पहले वाले टॉपिक यानी सब टॉपिक की रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहला एलिमेंट जो बात की जा रही है कि हस्बैंड और वाइफ, तो यानी दोनों पार्टी को इक्वल राइट दिया गया है। दोनों पार्टी में से कोई जो एग्रीड फील कर रहा है अपने आप को, या जो विक्टिम अपने को फील कर रहा है, वो पिटीशन लेकर के, एप्लीकेशन लेके कोर्ट के पास, और किस कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकता है। अब वो पिटीशन लेके कोर्ट के पास आता है तो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, और विड्रॉ करने की जो बात आ रही है, क्योंकि वो पिटीशन या एप्लीकेशन किस बात के लिए लेके आएगा कि मेरे स्पाउस ने या मेरे हस्बैंड या वाइफ ने मुझसे अलग रहना डिसाइड किया है, वो मुझसे अलग रह रहा है, सोसाइटी को विड्रॉ कर लिया है उसने, यही एलिगेशन लगाएगा वो। तो यही बात हो रही है कि ये जो सेपरेशन की बात हो रही है, दूर रहने की बात हो रही है, सोसाइटी को विड्रॉ करने की बात हो रही है, ये विदाउट एक्सक्यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्सक्यूज है उस विड्रॉ के पीछे, तब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मैटर ही नहीं होगा, तब इस तरह की कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि हस्बैंड या वाइफ को इक्वल राइट दिया गया है। दूसरी बात हो गई विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है, अब जैसे रीजनेबल एक्सक्यूज का क्या मतलब हुआ या एक्सक्यूज का क्या मतलब हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ, जैसा कि मैंने कहा कि मोटा में रह रहे थे, और हस्बैंड का जो है ट्रांसफर हो गया मद्रास, मुंबई, किसी भी दूसरे शहर में दूर चला गया वो, तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज है उसका सोसाइटी को विड्रॉ करने का। तो वो रीजनेबल एक्सक्यूज के कारण वहां गया, लेकिन उस हस्बैंड की कहीं जॉब नहीं लगी, कहीं प्रमोशन के कारण उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, या किसी वजह से ट्रांसफर भी नहीं हुआ, और किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में, किसी रोजी रोजगार के सिलसिले में वो बाहर या दूर नहीं जाता है, उसी शहर में उसी स्थान पे रह रहा है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ वो या अपने हस्बैंड के साथ वो सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ वो नहीं रह रहे हैं साथ में। तो इसको बात को हम कहेंगे विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, यानी कोई कारण नहीं है तो, और अलग रहने का, उसके बाद भी वो अलग रह रहे हैं। और इस अलग रहने में एक बात और इन्वॉल्व है कि मेंटली अलग रहने की बात है, फिजिकली नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हस्बैंड और वाइफ साथ साथ रह रहे थे, हस्बैंड का प्रमोशन हो गया, इस प्रमोशन की वजह से उसका ट्रांसफर हो गया, या प्रमोशन नहीं भी हुआ तो जो डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होते रहते हैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब कि उसे बाउंड किया गया एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए अपनी जॉब की वजह से, तो ये रीजनेबल काज है। एक बात हो गई स्पष्ट। दूसरा कि मेंटल एलिमेंट चेक किया जाता है इस तरह के मैटर में कि उसने जो सोसाइटी को विड्रॉ किया हुआ है, क्या मेंटली वो ऐसा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो अगर वो मेंटली ऐसा करना चाहता है, इसका मतलब कि गिल्टी माइंड, जैसा कि हम लोगों ने आईपीसी में बात की थी कि इंटेंशन, गिल्टी माइंड, अगर उसका माइंड है ये करना चाहता है ऐसा वो, तब इसको हम विड्रॉ मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। भले वो चेन्नई में रहे, अमेरिका में रहे, दुबई में रहे, लंदन में रहे, कहीं चला जाए, फिजिकली दोनों का दूर रहना, इसको हम विड्रॉ नहीं मानते हैं सोसाइटी को, बल्कि जब वो इंटेंशनली ऐसा करता है, वॉलंटरली ऐसा करता है, तब हम मानते हैं कि उसने सोसाइटी को विड्रॉ किया हुआ है। एक बात तो ये क्लियर हो, और उसके पीछे कोई रीजनेबल काज नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अब जो बात आती है कि एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब इस बात के लिए जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोर्ट डिसाइड कर दिया गया है आपके एक्ट में, यानी वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। और आप थोड़ा सा इसी बात को और एक्सप्लेन कर दें तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश कर दिए गए हैं, तो अपने उस पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट में वो पर्सन जाएगा, और फैमिली कोर्ट अगर स्टेब्लिश नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जाएगा। यानी छोटे कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसे नहीं जाना है। इस बात से ये बात निकल के सामने आती है। अब इसके बाद इस पिटीशन में सर ये सिविल केस हाँ? कहा जाएगा ना इसको? सॉरी, ये सिविल केस बोलेंगे ना इसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिविल केस है।
मैट्रिमोनियल केस जो भी होंगे वो सिविल केस कहलाते हैं, सिविल क्योंकि केस इसमें किसी तरह के पनिशमेंट की या किसी तरह के इस तरह की बात नहीं कही गई है। सर, सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ तो इस पे होता है ना, एप्लीकेंट पे। तो यहाँ का जो मैटर है, यहाँ पूरी तरह से इसको टेक्निकलिटीज से अलग रखा गया है। मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं ये, तो इनको एविडेंस के रूल से, बीएनएसएस के रूल से, सीपीसी के रूल से अलग रखने की कोशिश की गई है, ताकि आपको इजी एक्सेस मिल सके कोर्ट का, जस्टिस का, और आप इजीली अपने मैटर को सॉल्व कर सके, करा सके, रिजॉल्व कर सके, करा सके। इसका ये मोटो है। यस सर, ओके सर। इसी वजह से जिस व्यक्ति ने विड्रॉ की हुई है सोसाइटी, उसके ऊपर बर्डन डाल दिया गया। बाकी जो आपका सीपीसी का या बीएनएसएस का जो नॉर्मल रूल है उसको, या एविडेंस एक्ट का जो नॉर्मल रूल है उसको इग्नोर किया गया है कि टेक्निकलिटीज की वजह से आपको परेशान ना होना पड़े। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर या इसमें जो आप बता रहे थे कि जिस हाँ डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट है तो हाँ हाँ फैमिली कोर्ट में जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्वल होगा फैमिली कोर्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली कोर्ट को स्टेटस मिला हुआ है उसके इक्वल ही। लेकिन ये जब एक्ट बना था 1955 में, तब फैमिली कोर्ट का कंसेप्ट नहीं था उस लेवल पे, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डाला गया स्पेशली। लेकिन अब जहाँ पे फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट का मतलब ही है कि मैट्रिमोनियल मैटर्स को रिजॉल्व करना, तो वहां पे अब ये फैमिली कोर्ट में जाते हैं एप्लीकेशन, और वहीं पे ये रिजॉल्व होते हैं। अब इसके बाद बात हो रही है कि आप एप्लीकेशन लेके आ गए, पिटीशन लेके आ गए, तो क्या कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री अवार्ड कर देगा? तो नहीं। सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा, आपके पिटीशन को देखेगा, स्टेटमेंट लेगा दोनों पार्टीज की, यानी नेचुरल जस्टिस सिस्टम को अप्लाई करेगा, दोनों पार्टीज को बुलाएगा, उनकी हियरिंग करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है ये इसमें ट्रूथ है, इसकी अपनी विश्वसनीयता है, तब वो ऐसा डिसीजन ले सकता है। और जैसा कि हम लोगों ने बात की कि जो पार्टी अब सोसाइटी को विड्रॉ कर रही है उसी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इंटेंशनली विड्रॉ नहीं किया है, बल्कि इन रीजन से मैं यहाँ हूँ, या इन रीजन से मैंने सोसाइटी को विड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से मैं अपने परिवार के साथ हूँ। तो अब इसके बाद बात आती है कि ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात की जा रही है, तो इसी पहले मैं उसको इंटेंशन को क्लियर कर दूं। इसके लिए एक मैगजीम यूज की जाती है, एनिमस डिजरेंडी, एनिमस डिजरेंडी, यानी इसका मतलब हुआ इंटेंशन टू विड्रॉल, यानी आपका इंटेंशन होगा तभी ये माना जाएगा, केवल फिजिकली दूर रहने को, जैसा मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि आप ट्रांसफर की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से जाते हैं, तो ये सब नहीं माना जाएगा कि आपने विड्रॉ किया हुआ। अब दूसरी बात आती है कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, सर भले वो उसका एनिमस डिजरेंडी का स्पेलिंग बोलना, ANIMUS, हाँ ठीक है, वहां तो ठीक है। एनिमस, फिर DES, हाँ ERENDI। ठीक। लेकिन मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्पेलिंग वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा जिस लेवल पे जो भी आप पूछेंगे, लेकिन आपके हित में ये नहीं है, क्योंकि क्लास लंबी खींचेगी, टॉपिक कम से कम कवर हो पाएगा, तो आपका नुकसान होगा, मेरा मानना है। बाकी आप जैसा कहेंगे मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर बात कर रहे थे हम लोग कि आज की डेट में जो हम पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, दोनों एक साथ रहने के लिए बाउंड हैं, जैसा कि पहले ही मैंने कहा। और अगर हम अपने परंपरागत समाज की बात करें तो बिल्कुल बाउंड हैं वो साथ रहने के लिए, रहना चाहिए उन्हें। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, आप एज पर आर्टिकल 21 बात आप करें, जहां की पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, तो पर्सनल लिबर्टी में बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ रहा है, गाइडलाइंस आ रही हैं कि किसी पर्सन को किसी के साथ रहने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। वो सभी पर्सन्स की चॉइस जो है वो अलग अलग हो सकती है, वो फ्री हैं अपनी चॉइस के लिए। तो इसी बात को लेते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात आई सेक्शन 9 की, या इस प्रोविजन की, कि जो हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात कर रहे हैं,
क्या एक वाइफ को या क्या एक हस्बैंड को हम बाउंड कर रहे हैं कि तुम इस हस्बैंड के साथ रहो या इस वाइफ के साथ रहो, तो क्या ये पर्सनल लिबर्टी इंक्रोच नहीं हो रही है, या उसका इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, या हम किसी की पर्सनल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं या वायलेशन नहीं कर रहे हैं आर्टिकल 21 का या 14 का या और दूसरे आर्टिकल्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक केस में टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया के केस में 1983 में ये डिसाइड किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। किस ग्राउंड पे? कि ये पर्सनल लिबर्टी को इंक्रोच कर रहा है, कि हम एक हस्बैंड को या एक वाइफ को बाउंड कर रहे हैं कि आप अपने इसी हस्बैंड या इसी वाइफ के साथ रहो। तो उस ग्राउंड पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सेक्शन 9 को, और सेक्शन 9 मींस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया दूसरे केस में, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस में आया मामला जब सामने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के केस में 1984 में, यानी एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड ओवर रूल्ड द डिसीजन गिवन इन टी सरिता। यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया इस सेक्शन 9 को, या आप कह सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को। अब इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया कोर्ट में और कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी? कोर्ट ने ये कहा कि हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं कि जैसे बांध करके आपको घर में ले जा रहे हैं, हस्बैंड के घर में छोड़ रहे हैं या हस्बैंड को के घर में वाइफ को छोड़ रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रोविजन के माध्यम से जो हमारा मैरिज का कंसेप्ट है, तो मैरिज का कंसेप्ट क्या है कि हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहेंगे, दोनों की एक सोसाइटी होगी और दोनों एक फैमिली के रूप में साथ साथ रहेंगे। तो अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज आप अलग रहते हैं तो हम कह रहे हैं भाई साथ साथ रहो, और इसके लिए हम आपको फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और उसके लिए एक प्रोविजन है सीपीसी का, उसमें ये कहा गया है कि जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात की जाएगी तो वहां हस्बैंड या वाइफ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा इसके लिए। यानी इसका मतलब ये कि हम कतई उनको फोर्सफुली बाउंड नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक उनको रिलीफ दे रहे हैं कि भाई आपने विड्रॉ किया हुआ है तो आप एक साथ रहिए, क्योंकि आप पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, मैरिज के पार्ट हैं। तो इस ग्राउंड पे कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया। तो ये था आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। यानी इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों साथ रहना चाहिए, क्यों साथ नहीं रहना चाहिए, ये ओवरऑल इसका पूरा कंसेप्ट था। अब इसके उल्टा, जस्ट इसका उल्टा दूसरा कंसेप्ट है आपका जुडिशियल सेपरेशन। यानी एक जगह हम कह रहे हैं कि आप लोग साथ साथ रहिए और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि आपको अलग अलग रहने की हम परमिशन दे रहे हैं, आप लोग अलग अलग रहिए। अब देखिए कैसे कंसेप्ट दोनों जुड़ा हुआ है और दोनों एक ही रास्ते पे आपको ले जाने की बात कर रहा है। पहला कंसेप्ट इसलिए है कि आपने विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज अलग रहना निश्चित कर लिया, आप अलग रहने लगे, तो आपको कहा जा रहा है कि भैया आप मैरिज के पार्ट हैं, आप स्पाउस हैं, तो आपको साथ रहना चाहिए, ये उचित है, उचित तरीका है। और दूसरे वाले मैटर में हम कह रहे हैं कि अगर आपका एक साथ रहना पॉसिबल ही ना हो किन्हीं कारणों से, तो फिर आपको लीगली अलग अलग रहने की हम परमिशन दे रहे हैं, या एक्ट दे रहा है या कोर्ट दे रहा है, आपको तब अलग अलग ही रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर यही है। यानी अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही थी अब वो क्लियर हो जा रही है, और कि हमने एक प्रोविजन किया हुआ है, एक लीगल वैलिडिटी दी हुई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को, बल्कि हम बाउंड नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जुडिशियल सेपरेशन का एक प्रोविजन है, आप अलग अलग रह सकते हैं, रहना चाहें तो आप अलग रहें, लेकिन उसका एक रीजनेबल काज होना चाहिए, एक एक्सक्यूज होना चाहिए। तो अगर वो एक्सक्यूज आपके पास है तो आप लीगली अलग अलग रह सकते हैं, और उस अलग रहने को हम कह रहे हैं जुडिशियल सेपरेशन। तो अब जुडिशियल सेपरेशन के एसेंशियल्स की बात की जाए तो वहां भी दोनों पार्टीज को राइट दिया गया है कि इधर पार्टी ऑफ है मैरिज की दोनों में से कोई एक पार्टी, और वो मैरिज जो है वो वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर हिज दिस एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के पहले वो मैरिज हुई हो या इस एक्ट के यानी 1955 के पहले की मैरिज हो तो भी ये लागू होगा, और उसके बाद का हो तो भी लागू होगा। और फिर वही बात है कि पिटीशन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ग्राउंड क्या होगा जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो वही ग्राउंड होगा जो डिवोर्स के लिए है। तो अभी जब डिवोर्स हम लोग करेंगे तो ये ग्राउंड्स और बाकी बातें इसकी क्लियर हो जाएंगी, बस इसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, बाकी ग्राउंड्स की बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन का डिवोर्स के
अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात की गई है कि ऑब्लिगेटरी फॉर पिटिशनर टू कोहिबिट विद द रिस्पोंडेंट, यानी जब ये डिक्री या ऑर्डर दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा तब उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं होगा, जो कि ऑब्लिगेटरी होता नॉर्मल कंडीशन में। और फिर वही बात की जा रही है कि रिजाइन द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अदर पार्टी, यानी आगे चल के दोनों पार्टी के में से किसी के द्वारा एप्लीकेशन देने पे फिर इसको रद्द किया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन को समाप्त किया जा सकता है और फिर वो एज ए स्पाउस साथ रह सकते हैं। ये था पूरा इसका कंसेप्ट। अब डिवोर्स का कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये बात और आपको समझ आएगी। तो आगे चलते हैं हम लोग डिवोर्स पे। तो अब डिवोर्स की बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने बात की कि मैरिज हुई, तो मैरिज होने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में दोनों का एक रिलेशन हुआ और उस रिलेशन में दोनों साथ साथ रहने की बात करते हैं। और ये बात वो दोनों खुद भी करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी तो भी वो साथ रहने के लिए एग्री कर रहे थे। उनके गार्जियन, उनकी सोसाइटी, उनका समाज, उनकी व्यवस्था, उनका धर्म, सब कुछ यही बात कह रहा है कि साथ साथ आपको रहना है, और वो लोग साथ रहने के लिए एग्री भी कर रहे हैं। लेकिन सरकमस्टांस ऐसे राइज होते हैं कि अब उनका एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। तो वो सरकमस्टांस कौन से हैं, किस वजह से वो नहीं साथ रह सकते, उनकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो उन लिस्ट में से अगर कोई भी कंडीशन फॉल करती है, कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, तो लॉ जो है उन्हें बिल्कुल फाइनली अलग रहने को परमिट कर देता है कि हाँ अब आप अलग रह सकते हैं। और ये जो अलगाव हो रहा है ये उनके रिलेशनशिप को समाप्त कर रहा है, यानी जुडिशियल सेपरेशन में उनका रिलेशन समाप्त नहीं हो रहा था, उनका स्टेटस समाप्त नहीं हो रहा था एज ए हस्बैंड वाइफ, और डिवोर्स में उनका स्टेटस और रिलेशन दोनों समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। ये डिफरेंस हो जाएगा जुडिशियल सेपरेशन में और डिवोर्स में। क्योंकि आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन राइज होगा कि जब जुडिशियल सेपरेशन में भी हम अलग होने की बात कर रहे हैं तो डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में डिफरेंस क्या है। तो यही डिफरेंस है कि जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ, जैसे आप अपने नॉर्मल सोसाइटी में, अपने फैमिली में बात करें कि दो फैमिली मेंबर के बीच में या सोसाइटी में आपके पड़ोसी से कोई मनमुटाव या दिक्कत हो जाती है, तो आप कहते हैं कि कुछ दिन तक दूर रहना चाहिए ताकि फिर से उनका जो विभेद है आपस का, या जो अलगाव या दुराव पैदा हो गया, वो दूर हो सके। तो उस तरह की बात की गई है जुडिशियल सेपरेशन में, ताकि वो कुछ दिन दूर रहेंगे तो उनके मनमुटाव या संबंध फिर से रिस्टोर होने की स्थिति में आ जाएंगे। और डिवोर्स का मतलब है कि अब पॉसिबल ही नहीं है आगे किसी भी हाल में कि वो साथ रहें, तो उनके रिलेशन को और उनके हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में जो स्टेटस उनको मिला हुआ है उसको पूरी तरह से हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये है डिवोर्स का कंसेप्ट। अब डिवोर्स के ग्राउंड की बात की जाए कि किन किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स दिया जा सकता है। हमने एक बात तो जान ली कि जो इनका स्टेटस है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, उसको हम पूरी तरह समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो जो ये समाप्त करने की बात हो रही है इसी को हम डिवोर्स के नाम से जानते हैं। अब डिवोर्स किन ग्राउंड पे, किन सरकमस्टांस के राइज होने के बाद हम उन्हें अलग रहने के लिए पूरी तरह से अलग कर देते हैं, लीगली अलग कर देते हैं, तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि वो ग्राउंड जो है क्या क्या है। तो उसकी पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट में से एक एक ग्राउंड को हम पढ़ते हैं। तो पहले एक सीक्वेंस में पूरे ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, फिर अलग अलग उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है डिवोर्स का, एडल्ट्री, दूसरा है क्रूएल्टी, तीसरा है डिजर्सन, चौथा है कन्वर्जन, पांचवा है इंसैनिटी, छठा है वेनेरियल डिजीज, सातवां है एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर, आठवां है सिविल डेथ, नौवां है नो रिजम्पशन ऑफ कोहिबिटेशन, यानी कि कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री या ऑर्डर दिया था उसके बाद भी 1 साल तक दोनों पार्टीज में कोहिबिशन स्टार्ट नहीं हो पाता, या उन्होंने अपनी सोसाइटी मेंटेन नहीं कर पाई फिर से, तो ये ग्राउंड बन जाएगा आगे चलकर डिवोर्स के लिए। ये बात आपको समझनी है, फिर अभी एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग। फिर दूसरी बात की जा रही है नॉट फॉलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कंजुगल राइट्स का ऑर्डर आया, डिक्री आई और आपने उसको फॉलो नहीं किया 1 साल तक, तो भी ये ग्राउंड बन जाएगा जुडिशियल डिवोर्स के लिए। और फिर एक बात, ये कोर्ट के डिसीजन से आई हुई है, एक्ट में नहीं लिखी हुई है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थियरी चलती है कि अगर ग्राउंड यहाँ पे नहीं भी मेंशन है लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं अब ये रिलेशन चलने की स्थिति में नहीं है, तो वो कोर्ट के पास एक पावर दे दिया गया कि वो दोनों पार्टीज को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं डिवोर्स के रूप में। अब फिर बात हो रही है कि ये ग्राउंड, जितने ग्राउंड की अभी तक मैंने चर्चा की, ये सभी ग्राउंड्स जो हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इक्वली अवेलेबल है, ये दोनों पार्टीज के लिए अवेलेबल है। अब 4 तरह के ग्राउंड्स दिए गए हैं जो केवल वाइफ को मिले हुए हैं। तो उन 4 ग्राउंड्स की अगर बात करें तो पहला है बाइगेमी, दूसरा है सोडमी,
तीसरा है ऑर्डर और डिक्री अवॉर्डिंग मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दिया गया था और उस पार्टी ने यानी हस्बैंड ने उसको फॉलो नहीं किया, तो वो फिर डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। और चौथा है रिपुडिएशन ऑफ मैरिज, यानी वाइफ जो है मैरिज को समाप्त कर सकती है किस ग्राउंड पे, कि अगर उसकी मैरिज एडल्ट होने के पहले कर दी गई, यानी 18 साल के पहले कर दी गई और 18 वर्ष पूरा होने के बाद वो चाहे तो अपनी मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये 4 ग्राउंड वाइफ के लिए हैं और बाकी ऊपर के 11 जो ग्राउंड है वो दोनों पार्टीज को, हस्बैंड या वाइफ को अवेलेबल है इक्वली। अब एक ग्राउंड इसमें 2019 में ओमिट कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया, वो ग्राउंड था लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। तो उसको इस बिहाफ पे यहाँ से डिलीट या ओमिट किया गया कि अब वो क्यूरेबल डिजीज हो गई है, यानी लेप्रोसी का इलाज है, इसलिए उसका इलाज करके ठीक किया जा सकता है, उसके ग्राउंड पे हम किसी को डिवोर्स नहीं दे सकते, वो मैटर ये था। अब इस एक एक ग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो एडल्ट्री का मतलब है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने हस्बैंड या वाइफ के रहते हुए लिविंग कंडीशन में किसी दूसरे मेल या फीमेल के साथ रिलेशन रखना, इसको आप एडल्ट्री के नाम से जानते हैं। हालांकि आपके बीएनएस में या 2018 में कोर्ट ने एडल्ट्री को ऑफेंस नहीं माना है। अब 2018 के कोर्ट के डिसीजन आने के पहले, यानी जोसेफ साइन वाले केस के पहले, जोसेफ सिने वाले केस के पहले ये एडल्ट्री ऑफेंस था, लेकिन उस केस के बाद कोर्ट ने माना कि एडल्ट्री जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ का मास्टर नहीं है, इसलिए एडल्ट्री उसके हस्बैंड के इनिशिएटिव पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा और ये अब ऑफेंस के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा इस तरह की एक्टिविटी को। फिर इसके बाद जब 2023 में आपकी नई बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आई, तो इसमें भी एडल्ट्री को ऑफेंस के तौर पे इंसर्ट नहीं किया गया, यानी उस जजमेंट को रेस्पेक्ट देते हुए इसको ऑफेंस नहीं माना गया। तो एडल्ट्री का मतलब है कि अपने स्पाउस के जीवित रहते हुए, संबंध में रहते हुए आप किसी दूसरे मेल या फीमेल के साथ रिलेशन रखते हैं, जैसा भी मामला होगा, वाइफ है हस्बैंड है, तो उसको हम कह रहे हैं एडल्ट्री। और एडल्ट्री को हम डिवोर्स का ग्राउंड मान रहे हैं। अगर एक पार्टी जो स्पाउस है जो वो ऐसा रिलेशन रखता है, तो दूसरा जो स्पाउस है उसका जो पार्टी है वो अपने को एग्रीव्ड फील कर सकती है और कोर्ट के पास जा सकती है कि हमारे जो पार्टनर का रिलेशन है इस तरह का और ये एडल्ट्रियस रिलेशन है, इसलिए हमें डिवोर्स ग्रांट किया जाए। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई है उसके एलिगेशन से तो डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। ये हो गया एडल्ट्री। अब दूसरा जो ग्राउंड है वो सर इसमें ये स्टैंड बाई करेगा, क्योंकि ये तो अगर वहां पे हट गया तो यहाँ भी लागू वही होगा ना। सॉरी, अगर बीएनएस में हट गया है एडल्ट्री। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रीजनेबल है और इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग करते हैं या स्किप भी हो सकता था, तो अच्छा है कि क्वेश्चन आपने किया। कोर्ट ने उसी डिसीजन में स्पष्ट किया था कि एडल्ट्री एज ए ऑफेंस अब आगे परमिसेबल नहीं होगा, लेकिन ये डिवोर्स के लिए ग्राउंड बना रहेगा। ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था अपने उसी जजमेंट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ये सिविल, एक तरह से कोर्ट का ये कहने का मतलब था कि ये सिविल राइट या लायबिलिटी को अराइज करेगा, लेकिन एज ए ऑफेंस ये किसी लायबिलिटी या राइट को अराइज नहीं करेगा। अब दूसरी बात है, दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी का मतलब है कि क्रुएल्टी दोनों तरह की हो सकती है, मेंटल या फिजिकल, यानी मानसिक तौर पे आप किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, या फिजिकली आप कुछ ऐसा करते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो उस ग्राउंड पे एग्रीव्ड पार्टी या विक्टिम कोर्ट के पास जा सकता है कि मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता या रह सकती, इसलिए मुझे डिवोर्स दिया जाए या पति पत्नी के रूप में संबंध हमारा विच्छेद कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेंटल क्रुएल्टी भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को मारा, पीटा या किसी तरह से फिजिकल टॉर्चर किया, तो इसे आप कह रहे हैं फिजिकल क्रुएल्टी। और दूसरा हो गया मेंटल, यानी गाली देना, ताने देना, या हस्बैंड मान लीजिए सर्विस में है या वाइफ सर्विस में है तो उसके ऑफिसर्स के पास, उसके सीनियर्स के पास जाना, एलिगेशन लगाना, और जो नॉर्मल कोर्स की बातें हैं उस तरह से कुछ हट करके बातें करना। जैसे कि
आपने FIR दर्ज करा दिया हस्बैंड या वाइफ के अगेंस्ट, तो ये सब क्रूएल्टी में माना जाता है कि ये क्रूएल्टी है। या फिर आपने वाइफ ने कहा कि आप मेरे परिवार के साथ रहो, जैसा कि आपने बहुत से उदाहरणों में देखा होगा, सुना होगा, जिसको आप बोलते हैं घर जमाई के रूप में रहना। तो इसी तरह से हस्बैंड बाउंड कर रहा है अपनी वाइफ को कि तुम्हें मेरे इसी परिवार के ही साथ रहना है, जबकि हस्बैंड बाहर रहता हो, सर्विस पे रहता हो, लेकिन वो अपनी वाइफ से कह रहा है तुम्हें मेरे परिवार के साथ रहना है। तो इस तरह के सभी मामलों को कोर्ट ने एज ए क्रूएल्टी माना है और हेल्ड किया है कि क्रूएल्टी है, और इन मामलों में डिवोर्स ग्रांट किया गया है। ये अलग अलग केसेस के माध्यम से ये बातें सामने आई हैं। अब इसके बाद डिजर्सन। तो डिजर्सन का जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि इंटेंशन के साथ, यानी वही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में जो बातें हुई, सेम वही बातें यहाँ पे भी लागू हो जाएगी कि आप जानबूझ करके अपने स्पाउस को छोड़ते हैं, आप बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना रीजनेबल काज के दूर रहते हैं, तो आप माना जाएगा कि डिजर्सन का ऑफेंस हो रहा है। और ये यहाँ को इस मामले में कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर दोनों स्पाउस या दोनों हस्बैंड या वाइफ एक ही छत के नीचे रहते हैं तो भी डिजर्सन हो सकता है। दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं और दोनों का इंटेंशन है दोनों से अलग रहने का, तो ये डिजर्सन मान लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली बहुत दूर रहें तभी इसको आप डिजर्सन मानेंगे। हाँ, बस वो इंटेंशन का मैटर है कि इंटेंशन इसके पीछे होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है आपका कन्वर्जन। अगर एज ए हिंदू दोनों पार्टीज ने मैरिज की और मैरिज के बाद एक पार्टी यानी हस्बैंड या वाइफ किसी दूसरे रिलीजन में अपने को कन्वर्ट कर लेता है, तो जिस पार्टी ने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया है वो पार्टी, यहाँ पे ध्यान यही रखना है आपको कि जिस पार्टी ने कन्वर्जन किया है वो पार्टी क्लेम नहीं कर सकती डिवोर्स को कि मैंने कन्वर्जन कर लिया इसलिए मुझे डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। मैं अपने उस पार्टनर के साथ जिसने मेरे रिलीजन में, मेरे वर्तमान या प्रेजेंट रिलीजन में कन्वर्जन नहीं किया है या नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दिया जाए उस पार्टी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी जिस पार्टी ने कन्वर्जन नहीं किया है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और उसको डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो इंसैनिटी। और इंसैनिटी की बात हम लोगों ने वॉइडेबल मैरिज में भी की थी कि अगर उस पार्टी के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ आपको समझना यह है कि हमने बात की कि ये ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज का भी और ये ग्राउंड है डिवोर्स का भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यानी ये किस तरह की इंसैनिटी की बात हो रही है और वो किस तरह की इंसैनिटी की बात की जा रही है। तो ये इंसैनिटी जो है डिवोर्स में, ये आफ्टर मैरिज इंसैनिटी है और वहां वाली जो इंसैनिटी थी वो बिफोर मैरिज थी। तो विवाह के पहले की इंसैनिटी है तो वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन जाएगी, और मैरिज के बाद अगर वो व्यक्ति पागल हो गया, इंसेन हो गया, तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है अगर उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो, इंसैनिटी इस लेवल की हो कि एज ए हस्बैंड या वाइफ उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो वेनेरियल डिजीज, यानी बिल्कुल घातक तरह का अगर रोग है, बीमारी है, डिजीज है, यानी जैसे आप कह सकते हैं एड्स है या फिर इस तरह की जो बीमारी है जो फैलती हो, एक दूसरे से एक दूसरे को जाती हो, तो उस तरह के रोग के मामले में भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। और यहीं पे वो जो मैंने कहा कि लेप्रोसी भी इसी के पास में ही, इसी के जस्ट ऊपर वो मेंशन था लेप्रोसी वाला ग्राउंड, लेकिन 2019 में जब लेप्रोसी पूरी तरह से क्यूरेबल डिजीज डिक्लेयर कर दी गई तो उसको यहाँ के ग्राउंड से हटा लिया गया, यानी मान लिया गया कि उसका क्योर हो सकता है, इसलिए अब वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर। और इस एडॉप्शन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने जो एक सामान्य आपके सोशल स्टेटस है, सोशल लाइफ है आपकी, आपने उसको रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया, यानी आप दूसरी तरह से कहें कि आप सन्यासी बन गए, आपने कोई आश्रम धारण कर लिया। अभी आपने कुंभ में एक वीडियो वायरल खूब हो रहा था, कौन से एक सन्यासी थे, वो युवा सन्यासी ही थे, उन्होंने बहुत IIT वगैरह क्या क्या पढ़ाई लिखाई की और शायद वो अपने माता पिता से बहुत दूर भी चले गए थे, लेकिन जब कुंभ में वो प्रकट हुए कौन से बाबा के रूप में, तो सर अभय सिंह, अभय, हाँ, तो IIT बाबा को ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपने इस जो नॉर्मल उनका सोशल बिहेवियर है, सोशल लाइफ है, उसको रिनाउंस कर दिया है। अब वो नई एक रिलीजियस ऑर्डर में चले गए जिसको आप कह रहे हैं संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने, यानी समाज से बिल्कुल अपना रिलेशन समाप्त कर लिया। इसको आप सिविल डेथ के रूप में भी देखते हैं।
और सिविल डेथ एक दूसरे मैटर में भी देखी जाती है। नेक्स्ट ग्राउंड वही है, सिविल डेथ। तो सिविल डेथ इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ जिस व्यक्ति की सिविल डेथ की बात हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं सुना जिन्हें सुना जाना चाहिए था, यानी नॉट हर्ड एज अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years, यानी 7 साल तक उस व्यक्ति के बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं सुना जिन लोगों ने सुना होता अगर वो जीवित रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, या मैं अगर फीमेल हूं तो मेरा हस्बैंड, या मेरे फादर, मेरी मदर, यानी ये जो क्लोज रिलेशन के लोग हैं, ये निश्चित रूप से अपने जीवित मेंबर के बारे में सुनते, जानते, समझते कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, और ये टाइम लिमिट लगाई गई 7 years तक की। तो अगर 7 years तक किसी फैमिली मेंबर के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना, तो मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और इसी डेथ को आप कहते हैं सिविल डेथ। और सिविल डेथ कहीं ना कहीं किसी रूप में उस रिलीजियस ऑर्डर को, यानी संन्यास को भी हम मान लेते हैं सिविल डेथ हो गई, यानी अपने इस सोसाइटी में उसकी डेथ मान ली जाती है कि उसका लाइफ जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इसी रूप में हम कह देते हैं उस रिलीजियस ऑर्डर को भी, संन्यास को भी, कि सिविल डेथ हो गई। लेकिन मेनली सिविल डेथ इसी को कहते हैं जब 7 साल तक किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ना सुना जाए। अब इसके बाद हम लोगों ने एक केस की चर्चा की थी जब हम लोग BNS पढ़ रहे थे, कि एक लेडी है जिसका हस्बैंड बाहर जाता है और जिस जहाज से वो जा रहा होता है वो जहाज डूब गया, और ये मान लिया गया कि उसकी भी उसी में डेथ हो गई, और 7 साल तक उसके फैमिली मेंबर्स ने उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना। तो उस लेडी ने डिसाइड किया कि अब वो दूसरी मैरिज करेगी। तो उसने मैरिज की और अपने होने वाले हस्बैंड को अपनी उस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, और या इसका मतलब यह कि गोपनीय रूप से उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मान लिया गया कि वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं थी, या उसको पनिश नहीं किया जाएगा बाइगेमी के लिए, क्योंकि अब 7 साल के बाद ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद परमिसिबल है सेकंड मैरिज। तो वो वाला केस यहाँ के लिए रेलिवेंट हो जाएगा इस मैटर के लिए, इस पॉइंट के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कोर्ट सर, में एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक चीज पूछी थी, ये डाइवोर्स का ग्राउंड है। हाँ, तो ये वो जैसे डेथ का केस तो अलग है कि डेथ में तो किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो जो भी लिविंग स्पाउस है वो दूसरी शादी कर सकता है। यहाँ हाँ, पे पहले बिल्कुल। डाइवोर्स लेना पड़ेगा उसको कोर्ट से। हाँ, इस केस में डिवोर्स लेने का ये ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे पार्टी जा सकती है। ग्राउंड है वो ये मान ले कि भाई 7 साल हो गए, वो तो मर ही गया होगा या मरी गई होगी और मैं हाँ, कर लेता हूँ बिल्कुल, शादी, बिल्कुल। जैसे डेथ के केस में, तो उसमें तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ, उसमें मैटर क्या है देखिए, कि जब हाँ। हमारे पास एविडेंस है कि फला की डेथ हो गई, तब तो फिर जी। डिवोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो वो अपने आप मैरिज समाप्त हो गई। लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड है ना सर ये। हाँ, और ये जो है डिवोर्स का ग्राउंड दिया गया कि आप इसी ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हैं। ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों, एक्चुअल डेथ में और यहाँ की डेथ में, ये डिफरेंस है बस। सर इसमें कोर्ट से अगर साथ ये सर्टिफिकेट इशू करवा लिया तो दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस अदर मतलब मैटर्स, जैसे कोई विधवा पेंशन वगैरह वगैरह वो लगा के किसी मामले के लिए, आपके इवन सक्सेशन के लिए, इवन म्यूटेशन के लिए, सभी मामलों के लिए आपको सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है इस मैटर में। ये आप इप्सो फैक्टो, यानी अपने आप से ही नहीं मान लिया जाएगा जब तक कि कोर्ट, अथराइज्ड कोर्ट डिक्लेयर न कर दे कि हाँ ये व्यक्ति की हम मान लेते हैं कि डेथ हो गई। तो जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं आएगा तब तक कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। मैं ओवरऑल किसी भी मामले के लिए कह रहा हूँ कि ये डेथ तभी मानी जाती है जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो। सर अगर कोई बंदा 7 साल से मिसिंग है तो डाइवोर्स हाँ, का केस कैसे फाइल होगा? वो तो प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा कोर्ट में, बिना प्रेजेंट हुए डाइवोर्स होता है। बिल्कुल एक्सपार्टी होगा, एक्सपार्टी डिसीजन होगा। डेथ ही करानी पड़ेगी उसकी। इस केस में तो करना ही पड़ेगा ना, एक्स पार्टी डिवोर्स भी हो सकता है इस केस में। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बंदा तो मिसिंग है ना, अगर हस्बैंड मिसिंग है तो डाइवोर्स के लिए वाइफ अगर केस करती है तो बंदा है ही नहीं है, तो सम्मन किसको जाएंगे और क्या होगा? वो तो डिक्लेयर, नोटिस वगैरह पब्लिश होता होगा ना न्यूज़पेपर में, उसके नॉन एड्रेस पे, लास्ट नॉन एड्रेस पे नोटिस जाएंगे। वो बंदा नहीं टर्न अप हो रहा है तो इसका मतलब वो मर गया। मामला ये है कि आप किसी प्रोसीडिंग में जाएंगे तो प्रोसीडिंग यही ना होगी कि आप बताएंगे सबसे पहले कोर्ट को कि मेरा हस्बैंड या वाइफ 7 सालों से इसका कुछ भी पता नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि 7 साल से कुछ नहीं पता? तो इसका मतलब आप उसके भाई को, बहन को, जैसा मैंने कहा, उसके नियर डियर को लाएंगे कोर्ट के सामने
और सबसे पहले डिक्लेरेशन तो यही ना होगी कि हाँ ये 7 साल से व्यक्ति अननोन स्थिति में है, अनहर्ड है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रूव यही करना पड़ेगा आपको कि हाँ 7 सालों से वो मिसिंग है। होगा। यस सर। तो जैसे ही उसकी मिसिंग कंफर्म हो गई तो इसका मतलब अब फिर उस पार्टी को बुलाने का या हियरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, वो अपने आप ही समाप्त हो गया। अब फिर नेक्स्ट जो आपका ग्राउंड है, नॉट फॉलो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कंजुगल राइट्स की डिक्री या ऑर्डर आया और उसके बाद भी 1 साल तक पार्टीज ने अपने सोसाइटी को मेंटेन नहीं किया या उन्होंने अपने आप को हस्बैंड वाइफ के रूप में ज्वाइन नहीं कराया या किया, तो फिर ये ग्राउंड बन गया आपके डिवोर्स के लिए और उसी ग्राउंड पे पार्टी डिवोर्स ले सकती है। ये उसका ग्राउंड हो गया। अब नेक्स्ट है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थियरी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन ग्राउंड्स में वो बात न आती हो, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों पार्टीज का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट ने ये थियरी अपने जजमेंट के थ्रू इवॉल्व की और कोर्ट ने यहाँ तक रिकमेंड भी किया लेजिस्लेचर को कि आप इसको एक डिवोर्स का ग्राउंड बना दीजिए ताकि पार्टीज को दिक्कत ना हो। अब इसमें दिक्कत की बात क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सॉरी थ्योरी रिपीट करना जी, क्या नाम लिया आपने? इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थियरी, यानी असुधार्य ठीक है जी, आधार है विवाह के भंग करने का, जिसका सुधार ना हो सकता हो। तो इसका मैंने कहा कि कोर्ट ने ये थियरी इवॉल्व की हुई है, ये आपके एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने जजमेंट में ये बात कही भी और लेजिस्लेचर के लिए या लेजिस्लेटिव के लिए रिकमेंड भी किया कि इसे एज ए ग्राउंड इसमें इंसर्ट कर दिया जाए ताकि पार्टीज को प्रॉब्लम ना हो। क्यों प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि जो ग्राउंड्स आपके एक्ट में नहीं दिए हुए हैं उन ग्राउंड्स के बिहाफ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो यहाँ पे ग्राउंड ना होते हुए भी उसको एज ए ग्राउंड ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब पार्टीज को कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इस ग्राउंड के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी या रेकमेंड किया लेजिस्लेटिव को कि आप इसको ग्राउंड के तरह पे ट्रीट करें या इंसर्ट कर दें एक्ट में। तो ये तो इक्वल ग्राउंड थे हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। और 4 ग्राउंड की बात हम लोगों ने की थी कि जो वाइफ को केवल अवेलेबल है। अब उसमें पहला है बाइगेमी। तो बाइगेमी के रिगार्डिंग हम लोगों ने मैरिज में बात की थी कि बाइगेमी अलाउ नहीं है और बाइगेमी अगर किसी ने की है तो वो मैरिज इप्सो फैक्टो वाइड मैरिज है। तो फिर यहाँ पे ये डिवोर्स का ग्राउंड क्यों है? ये बात आई स्वाभाविक रूप से किसी के मन में भी आ सकती है, क्वेश्चन अराइज हो गया कि बाइगेमी से मैरिज जब वाइड है ऑलरेडी तो फिर डिवोर्स का ग्राउंड बनाने का कारण क्या है? तो रीजन ये है कि जब 1955 का आपका एक्ट आया तो उस समय पे बाइगेमी प्रोहिबिटेड नहीं थी। तो बाइगेमी प्रोहिबिटेड नहीं थी और उस समय हस्बैंड ने मैरिज कर ली थी, बाइगेमी हो गई। तो उस बाइगेमी का क्या होगा? तो उसी बाइगेमी के लिए एक डिवोर्स का ग्राउंड वाइफ को दे दिया गया कि अगर आप ऐसे मैरिज से एग्रीड फील कर रही हैं तो उसी ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है, आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब नेक्स्ट है सोडमी, यानी कि अदर देन ह्यूमन बीइंग के साथ अगर वो कुछ ऐसा करता है या अननेचुरल लस्ट में इन्वॉल्व होता है तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा। अब फिर अदर है, अगर मेंटेनेंस के लिए वाइफ के मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर या डिक्री आया हुआ है और उस डिक्री या ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है हस्बैंड तो वाइफ को एक ग्राउंड मिल जाएगा डिवोर्स के लिए। और लास्ट है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज, यानी जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो वाइफ है उसकी मैरिज हो गई थी हस्बैंड के साथ 18 साल पूरा होने के पहले, और जब वो 18 साल की हो जाती है अपने आप अपने बारे में डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो इसी ग्राउंड पे हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है या अपने मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकती है। तो ये एक ग्राउंड हो गया आपके डिवोर्स के लिए भी। सर इससे नल एंड वॉइड होगी मैरिज या डिवोर्स होगा? ये दोनों ग्राउंड है। यहाँ पे डिवोर्स का भी ये ग्राउंड है और चाइल्ड मैरिज एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसको नल एंड वाइड का भी ग्राउंड बना दिया गया है। तो ये दोनों रूपों में आपको अगर मेंस का क्वेश्चन आंसर करना है तो दोनों, जब चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में अमेंड नहीं हुआ था तब तक तो ये केवल डिवोर्स का ग्राउंड था, वाइफ ऐसा कर सकती थी। लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट आने के अमेंडमेंट होने के बाद, चाइल्ड मैरिज एक्ट तो पुराना है लेकिन 2006 में जब वो उसमें अमेंडमेंट हुआ
तब वहां की वर्डिंग जो यूज की गई वो ग्राउंड तब केवल वाइफ को नहीं रह गया, वहां यूज किया गया वर्ड कि जो चाइल्ड है अगर उसकी एज ए चाइल्ड मैरिज होती है तो वो अपनी मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकता है। तो अब वो ग्राउंड वहां पे आ गया, और सर ये जब तक कब वो एक्ट नहीं अमेंड हुआ था तब तक ये केवल और केवल डिवोर्स का ग्राउंड था वाइफ के लिए। तो हस्बैंड्स के लिए भी है सर अब डिवोर्स का ग्राउंड ये? सॉरी तो अब भी सिर्फ वाइफ के लिए है? अगर एक मेल चाइल्ड की शादी होती है बिफोर 21? देखिए एक्चुअल पोजीशन जो ये है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया, यानी जो हमारा ये चौथा ग्राउंड था डिवोर्स का वाइफ के लिए जो मिला हुआ था, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको डिवोर्स के ग्राउंड में एज इट इज इसको लिखना है। लेकिन जब आप नल एंड वाइड डिक्लेयर करने वाली बात करेंगी तो वहां चाइल्ड के लिए है, तो चाइल्ड मीन्स मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल का मतलब जो 18 साल, तब 21 साल वाली बात नहीं आएगी। चाइल्ड का मतलब होता है बिलो 18 ईयर, तो वहां 21 साल वाला 18 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होता। चाइल्ड का मतलब बिलो 18 ईयर, तो बिलो 18 ईयर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसकी भी मैरिज हुई है वो अपनी मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकता है। उसको ये ग्राउंड मिला हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है, लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट स्पेशली ये बात कह रहा है, इसलिए यहाँ पे उस बात को आप जोड़ के पढ़ते हैं। लेकिन डिवोर्स के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट कोई विशेष बात नहीं कर रहा है, इसलिए चाइल्ड मैरिज एक्ट को यहाँ पे आप रेफर नहीं करते हैं। और वहां मैंने आपको रेफर करके बताया था स्पेशली कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन इस रूप में है। अब इसके बाद सर इसमें कोई लिमिटेशन है, जैसे किसी की मैरिज 7 बारी से सर कोई लिमिटेशन पीरियड है इसमें, जैसे किसी की मैरिज 17 साल में हुई और हाँ, वो जो है 38 की होने के बाद वो क्लेम करे तो क्या वो वैलिड होगा? हाँ ये बात, हाँ ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। इसमें ये लिमिटेशन है कि जब वो 18 साल की हो जाती है लेडी, क्योंकि ये ग्राउंड केवल लेडी को मिला हुआ है, इसलिए मैं बार बार फीमेल या वाइफ की बात करूंगा। तो यहाँ जब वो लेडी या जो फीमेल है वो या वाइफ है वो 18 के पहले उसकी मैरिज होती, पहली ग्राउंड तो ये हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आफ्टर मेजॉरिटी यानी 18 साल की हो जाने के बाद, और फिर 2 साल की उसको लिमिटेशन मिली हुई है, यानी 20 साल तक, यानी 18 से 20 साल तक के टाइम पीरियड में वो क्लेम कर सकती है इस बात के लिए, और वो अपनी मैरिज को या इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है। और सेम यही बात वहां भी अप्लीकेबल हो जाती है कि मेजर होने के बाद जो चाइल्ड जिसकी मैरिज एज ए चाइल्ड हुई थी वो अपनी मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। सर ये आईपीसी में भी आएगा ना क्राइम की तरह? सॉरी, ये क्राइम की तरह भी तो ट्रीट होगा आईपीसी में? नहीं, इन जनरल ये क्राइम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर फोर्स या फ्रॉड यूज किया गया है उस चाइल्ड की मैरिज कराने में, तब वो गार्जियन जो है वो पनिश किए जाएंगे, और तब ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, तब उस कंडीशन में। बाकी इन जनरल ऐसा नहीं है। उसकी विदाउट नॉलेज के उसकी मैरिज कर दी, बाद में उसे पता चला आफ्टर 18 कि भाई ये मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, तो ये तो हो गया ना फ्रॉड या चीटिंग या फोर्स तो है नहीं, क्योंकि आपने छिपा के कर दी, उसको पता बाद में चल रहा है, तो इसका मतलब फ्रॉड हो गया। तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं कि अगर फोर्स या फ्रॉड है तब ये ऑफेंस हो गया, और तब वो पनिशेबल है, अदरवाइज पनिशेबल नहीं। ठीक है। अब इसके बाद बात होती है कि आप डिवोर्स के लिए गए कोर्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा मैटर बचा हुआ इसलिए हम लोग इसको समाप्त कर दें। आप कोर्ट के पास जाते हैं डिवोर्स के लिए, तो क्या हर हाल में कोर्ट आपको डिवोर्स ही ग्रांट करेगा? नहीं, क्योंकि जैसा कि आप में से किसी ने, संभवतः शरद जी ने कहा कि आप सर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं करिए, तो कहीं ना कहीं लॉ भी इस बात को मान रहा है कि ये एक संस्कार है और लाइफ, पूरी लाइफ का ये रिलेशन है, इसलिए इसको आसानी से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तो एक सेक्शन है आपकी 13A, यानी डिवोर्स की बात की गई है 13 में, सेक्शन 13 में, और 13A में बात की गई है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो वहां क्या बात की गई है कि अगर पार्टी डिवोर्स के लिए आती है तो कोर्ट पहले, सबसे पहले क्या करेगा कि वो कंप्रोमाइज कराने की बात करेगा, उस रिलेशन को रिस्टोर करने की बात करेगा, और पूरा प्रयास करेगा कि दोनों पार्टीज का जो स्टेटस है हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में वो बना रहे, उनका जो रिलेशन है वो बना रहे। इसलिए वो डिवोर्स की जगह
क्या कर सकता है, डिवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकता है, ताकि फिर से उनको एक चांस मिल जाए, मौका मिल जाए। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि दोनों पार्टी, अभी हम लोगों ने एग्रीड पार्टी की बात की, और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि दोनों पार्टी मिल करके पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और ये बात की गई है सेक्शन 13B में, कि जहां दोनों पार्टी म्यूचुअली पिटीशन लेके आ सकते हैं कि हाँ, हम जज साहब अलग रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को डिवोर्स दे दिया जाए। तो एक प्रोविजन ये भी है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ग्रांट कराने का। अब यहाँ तक कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। म्यूचुअल